Hello and welcome back in Youth Academy. So it is the continuation of our IGNOU series of June T 2026. So basically in this class we will be looking upon the MPS 002 the इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स. तो बेसिकली अगर किसी ने मतलब 2026 के ऑनवर्ड्स इग्नू में MPS मतलब MA पॉलिटिकल साइंस में अगर किसी ने एडमिशन लिया है सो इसका जो कोड है वो MPS 002 के बदले MPS 102 हो जाएगा. तो बेसिकली दोनों का मतलब सेम ही है, बस कोड का थोड़ा वेरिएशन हो गया क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर न्यू स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है इग्नू में. ठीक है, सो इट इज बेसिकली MPS 102 एंड MPS 002 भी है. ठीक है, सो इट इज द सेम क्लास. सो इफ वी लुकिंग अपॉन द व्हाट वी आर गोइंग टू लुक अपॉन इन दिस क्लास, तो इसमें हम बेसिकली टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. इसमें मैंने 2 बोनस क्वेश्चंस रखे हैं. 2 बोनस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा और एक क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, जिसमें मैंने शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस रखे हैं, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन टाइप्स. तो उसमें A और B होगा, हम उसको भी देखेंगे. उसमें मैंने इसलिए रखा है क्योंकि लास्ट 4 साल के पेपर में ये बहुत जो रिपीटेटिव क्वेश्चन था जो मैंने A एंड B के फॉर्मेट में रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था. बाकी जो 10 टॉप क्वेश्चन होंगे आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए. एक्स्ट्रा क्वेश्चन आर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पार्ट. ठीक है, एंड ऑल्सो सम मैंने आपको कंटेंट भी दिया, उसमें वैल्यू एडिशन भी है उसके अंदर, तो यू जस्ट गो फॉर इट. राइट, तो इसमें बेसिकली इट इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन आंसर सीरीज. ये क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं होगा. इट इज नॉट जस्ट फॉर ओनली द पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज. इसमें हम पूरा होलिस्टिक वे बात कर रहे हैं. होलिस्टिक वे, इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट आर द थिंग्स वी कवर इन दिस क्लास. इसमें हम पहले तो हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है. आपने अगर मेरी इग्नू सीरीज को देखा होगा तो उसमें आपने देखा मैंने आंसर राइटिंग में कितना फोकस किया है. कंटेंट पार्ट है इसमें. ठीक है, कंटेंट पार्ट में हम थिंकर्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको थिंकर्स पे इसलिए एम्फोसाइज करती हूँ क्योंकि थिंकर्स मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर अ MA स्टूडेंट टू राइट अ थिंकर्स इन देयर आंसर्स. राइट, थिंकर्स है. थिंकर्स में आपको मैं कीवर्ड्स भी बताती हूँ क्योंकि आप ऐसे हवा में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं. इग्नू की हैंडबुक है, उसमें बताया गया है कि ये यार दिस इज द कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर थिंकर. और थिंकर ने किन किन बातों पे विचार किया है, विमर्श किया है, क्या क्या उन्होंने शब्द बोले हैं. कोऑपरेटिव की बात की है, अगर किसी थिंकर ने कोऑपरेशन की बात की है तो यू हैव टू राइट दैट पार्ट इन थिंकर वाला. जैसे कि रियलिस्टिक थ्योरी पढ़ेंगे हम उसमें, उसके बाद हम न्यू रियलिस्टिक थ्योरी पढ़ेंगे. लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी पे भी न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी हो गई. जैसे ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है, फिर एक न्यू मार्क्सिज्म है, तो हम इस पे भी विचार विमर्श करेंगे. ठीक है, थिंकर्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए. इसमें मैं आपको कोटेशंस भी देती हूँ ताकि आपका आंसर वेल लोडेड आंसर लगे. वेल लोडेड मतलब आपको ऐसा हो जाए कि एग्जामिनर बोले कि हाँ आंसर में कुछ बात है तो आपको मतलब मार्क्स भी मिले. कोटेशंस हो गए. इसी के साथ मैं आपको वैल्यू एडिशंस देती हूँ. वैल्यू एडिशंस में आपको और थोड़े से एक्स्ट्रा कंटेंट दे देती हूँ. ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट में अब इसमें मैं एग्जाम्पल्स भी देती हूँ क्योंकि इंटरनेशनल देखिए मेरे सारे इग्नू सीरीज में आप देखेंगे यही स्ट्रक्चर चढ़ा है क्योंकि यही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है फॉर द आंसर राइटिंग. ठीक है, और साथ में हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे जो कि एक डायनेमिक सब्जेक्ट है. ठीक है, डायनेमिक है और साथ में साथ इवॉल्विंग सब्जेक्ट भी है. इवॉल्विंग है, इसमें देखिए हमारा ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं. राइट, तो ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है. इसमें करंट एग्जाम्पल्स में भी रेलेवेंट एग्जाम्पल्स एंड करंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए. ये नहीं आप 4 साल पहले वाले एग्जाम्पल दे रहे हैं. अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट वाले टॉपिक में बात कर रहे हैं तो आपको करंट, रेलेवेंट एंड कंटेम्प्ररी, प्रेजेंट टाइम बोलते हैं जिसे टाइम्स वाला, एंड कंटेम्प्ररी जिसे सेम परी वाला. ठीक है, ये हो गया, कंटेंट हो गया. अब इसी पे बेस, इस कंटेंट पे बेस हम आंसर राइटिंग करते हैं. किस वे पे आंसर राइटिंग करते हैं? वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग करते हैं. राइट, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग करते हैं. वेल स्ट्रक्चर्ड में हम अपनी बॉडी मतलब इंट्रो लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं एंड कंक्लूजन.
इसी में, इस बॉडी में ही हमारा ये सारा कंटेंट आ जाता है, ठीक है। इसी में हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस जो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर ये आपका एक फॉर्मेट हो गया, मैंने ये सब हो गया। तो ये जस्ट नॉट अ आंसर राइटिंग सीरीज। क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज नहीं है कि कहीं कहीं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्लस आंसर्स बता रही हूँ। आंसर भी वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, जो कि काइंड ऑफ यूपीएससी पैटर्न में रिपीटेड है। इसलिए क्योंकि आपको पता है यूपीएससी पैटर्न्स के आंसर राइटर्स कितने एक्सपर्टाइज्ड होते हैं। हाई स्कोरिंग के लिए आपको इसी पैटर्न पे ही जाना है। हाई स्कोरिंग के लिए, राइट। तो यही हम इस पर पूरे में चर्चा करेंगे। और या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज BYQ बेस्ड। BYQ बेस्ड के पैटर्न्स को, उनके ट्रेंड्स को एनालाइज करने के बाद ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पे पहुंचे, ठीक है। इसी में आपको मॉडल आंसर राइटिंग भी मिल रही है। मॉडल आंसर मतलब एक आइडियलिस्टिक आंसर होता है ना, कि स्टूडेंट्स को ऐसा लिखना चाहिए, आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग। आइडियलिज्म के बारे में आप पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो ये आइडियलिस्टिक आंसर होना चाहिए, PYQ बेस्ड होना चाहिए। आप अगर इस PYQ बेस्ड के आइडियलिस्टिक मॉडल आंसर से अगर आप 50% भी प्रोड्यूस कर देना अपने एग्जाम में, आपका मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, बहुत ही लार्ज लेवल पे इंक्रीज होगा। तो दीज आर द थिंग्स। और आउटलुक यू कैन से द क्लास स्ट्रक्चर, वी आर स्टेप बाय स्टेप हम इसी स्ट्रक्चर पे चलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर आंसर पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक ये भी है, ये जो आपकी PDF है, जिस PDF से मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रही हूँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है यूथ एकेडमी ऑफिशियल का। तो आप उससे ये PDF एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप बार बार ईमेल करते हैं तो उससे हम ईमेल कभी कभी चेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू लॉट ऑफ लोडेड वर्क के लिए। तो आप PDF डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक, अगर मैं लिंक की बात करूँ, ये मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देती हूँ। साथ ही साथ ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर कहीं से ना मिले तो आप हमारे बायो में भी जाके दे सकते हैं। चैनल के बायो है ना, उसमें भी मिल जाएगा। बट मैं ये कमेंट सेक्शन में पक्का मैं लिंक कर ही देती हूँ, ठीक है। हर क्लास के, जैसे क्लास खत्म होता है उसके 5 मिनट के अंदर मैं दोनों हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एज वेल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, मैं दोनों के लिए अवेलेबल कर देती हूँ, ठीक है। मैं आपको क्लास के एंड में दिखाऊंगी कि मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी PDF सेम ही बनाई है, सेम ही है, जस्ट वो लैंग्वेज डिफरेंस है। तो मेरा बायलिंगुअल ही होता है, बेसिकली मैं बायलिंगुअल ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इतना ही जानकारी था। चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन। अब मैंने आपको बता दिया, जब क्रिटिकली एग्जामिन पूछते हैं तो उसमें आप दो इंपॉर्टेंट वेरिएशन का ध्यान रखते हैं। एक तो लिमिटेशंस का, और एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आप लिमिटेशंस बोल सकते हैं, एंड द एडवांटेज पार्ट, एडवांटेज, और इसको लिमिटेशन को आप डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस पार्ट, तो ये हमारे क्रिटिकल एग्जामिन में जब पूछते हैं ना, तो ये आपको इम्पैक्ट पूछते हैं। अब इसको मैं इस क्रिटिकल एग्जामिन में आप इम्पैक्ट भी लिखते हैं, बेसिकली इम्पैक्ट ही लिखते हैं आप। इम्पैक्ट इन द आइज ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों लिखते हैं। तो यही एडवांटेज हो गया, यही हमारा लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। तो यही हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन में लिखते हैं। क्रिटिकल एग्जाम में पूछा है ना, तो उसमें क्या होगा, हमारा इंट्रो होगा, फिर बॉडी होगी। बॉडी के बाद हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। सबका आंसर सेम ही है, तीनों का मतलब एक ही है। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली एग्जामिन और ये एनालाइज, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकली एग्जामिन रियलिस्टिक अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशन का, तो हमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बताना है विद द इन द लाइट ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच। अब मैं देखें, आपने अगर हैंडबुक पढ़ी होगी, MPS 002 की हैंडबुक पढ़ी होगी, उसमें 2 बुक्स हैं, बुक 1 है एंड बुक 2 है, ठीक है। बुक 1 में आई थिंक सम 10 to 14 यूनिट्स हैं, आई एम जस्ट गेसिंग। उसमें फिर 14 to 17-20 यूनिट्स होंगे उसमें। तो ये दोनों बुक्स पढ़ने के बाद फर्स्ट बुक में हम ये
जो हमारे फर्स्ट बुक है, इसी में हम स्टार्टिंग के 2-3 यूनिट में ही हम रियलिस्टिक थ्योरी पढ़ते हैं। रियलिस्टिक, इसी के बाद हमारा न्यू रियलिस्टिक थ्योरी भी इमर्ज होता है। लिबरलिज्म पढ़ते हैं, फिर न्यू लिबरलिज्म पढ़ते हैं, मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, देन न्यू मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, है ना। और इसमें इस न्यू लिबरलिज्म को हम न्यू लिबरल इंडस्ट्रियलिज्म भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। इंडस्ट्रियलिज्म और इंस्टीट्यूशन, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो बेसिकली ये हम सब बुक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी में पूछ रहे हैं, जो ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये पूछ रहे हैं क्रिटिकली एग्जामिन रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब रियलिस्टिक अप्रोच को एग्जाम में क्या कर सकते हैं, वो लिबरल अप्रोच भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिबरल के साथ वो न्यू लिबरल अप्रोच में कन्वर्ट कर सकते हैं, और न्यू लिबरल अप्रोच को हम दूसरी भाषा में, एक और भाषा में न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच भी बोलते हैं। अब इसी को वो मार्क्सिज्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को वो कंजर्वेटिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को वो रेडिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी को न्यू रेडिकलाइजेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिज्म, न्यू रेडिकलिज्म, ठीक है। इसी एक ही क्वेश्चन को कितने ही वेरिएशन से वो चेंज कर सकते हैं। जब हमें ये कोर्स कॉन्सेप्ट्स पता हो जाएंगे ना, तो सबका स्ट्रक्चरिंग सेम होगा, बस कंटेंट अलग हो जाएगा इन द आईज ऑफ व्हाट दे आर बेसिकली गोइंग टू लुक अप, बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं हर एक अप्रोच में। तो जैसे कि मैं बताया, रियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज्यादा पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है। 4 सालों के पीवाईक्यू में देखा है तो 3 बार के पेपर में, मतलब इग्नू के जितने भी एक ईयर में 2 पेपर होते हैं, 4 सालों में उन्होंने 3 से 4 बार सेम ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा, सेम, ठीक है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में आए, डिफरेंट टोन में हो, बट उसका मीनिंग सेम हो, तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, कंटेंट मोर और लेस सेम ही रहता है, ठीक है। ये सब वेरिएशंस देख लिए हमने, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हमें रियलिज्म का मतलब बताना है। इंट्रो में आपको बताया कि डिफाइन से स्टार्ट कर सकते, डेफिनेशन से, थोड़ा कंटेम्प्रेरी आसपास की चीजों से भी कर सकते हैं। तो मैंने रियलिज्म का आंसर बताया, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की। स्टार्टिंग में रियलिज्म, आइडियलिज्म, है ना। रियलिज्म से भी आप देखेंगे, जो अगर मैं बताऊं कि रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म, इनके जो थिंकर्स है ना, क्यूहैन एंड इनके जो थिंकर्स हैं, इनको आप कांट एंड वुड्रो विल्सन, वेरी वेरी फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ठीक है। और क्यूहैन इनके, और इनके एक ने भी करके हैं, ठीक है, नहीं वो भी इनके हैं। तो रियलिज्म जब आप अप्रोच डालेंगे टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें आप रियलिज्म भी अप्रोच डालेंगे, साथ ही साथ न्यू रियलिज्म भी अप्रोच डालेंगे। और रियलिज्म के अप्रोच में आप ये 2 थिंकर्स डालेंगे, इमैनुअल कांट एंड वुड्रो विल्सन, उनका एक कोटेशंस भी है। एंड न्यू रियलिज्म में आप डालेंगे क्यूहैव एंड नेका, मतलब थिंकर्स, ठीक है। तो 4 थिंकर्स तो हमारे यहीं से हो गए। फिर हम कोटेशन में एक थिंकर लिखेंगे, फिर कंक्लूजन में हम किसी थिंकर से कंक्लूड करेंगे। क्रिटिसिज्म में भी हम बात करेंगे कि हमारे लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस क्या है, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या मिला। तो उन सब में भी एक थिंकर, मोर और लेस हमारे 5 to 6 थिंकर्स एक ही पेपर में हो जाएगा। और ये 5 to 6 थिंकर्स और रिपीटेडली हर एक ये एस्पेक्ट में पूछा जाएगा। जो मैंने एस्पेक्ट्स की बात की, अप्रोचेस की बात की, डिफरेंट अप्रोचेस की, तो उसमें सब में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया रियलिज्म है बहुत इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, इट व्यूज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्ट्रगल ऑफ पावर अमंग सॉवरेन स्टेट। मतलब रियलिज्म और आइडियलिज्म में एक देखिए, आइडियलिज्म इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू द यूटोपियन आइडियलिस्टिक आइडिया, ठीक है। आइडियलिस्टिक क्या होना चाहिए, प्लेटो बेसिकली फिलोसोफर किंग के एग्जाम्पल से ये बोलना चाहते हैं कि हमें हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी ऑट टू बी what not society is basically। तो realism is basically talking about how the present time में सोसाइटी कैसी है। और अगर मैं मोर इसको ब्रॉडर टर्म में बात करूं, प्रेजेंट टाइम में स्टेट कैसे चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे कॉपरेशन कॉम्पिटिशन हो रहा है, कैसे दे आर बेसिकली एंगेजिंग विद ईच अदर टू कोऑपरेटिव पीस लाने के लिए। रीजनल इंस्टीट्यूशनलिज्म आ गया है, ग्लोबल पॉलिटिक्स आ गया है, न्यू ग्लोबल ऑर्डर हो गया है, बेसिकली टेकिंग प्लेस न्यू ग्लोबल ऑर्डर। तो दीज आर द थिंग्स विच इज बेसिकली रियलिज्म में हम पढ़ते हैं कि रियलिज्म सोसाइटी को एज इट इज देखता है जो प्रेजेंट में है,
और उसका रियल पिक्चर बताता है। आइडियलिज्म एक आइडियल सोसाइटी देखता है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और लिबरलिज्म बेसिकली सोसाइटी को इंटरकनेक्टेडनेस देखता है। लिबरलिज्म इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलिज्म, ठीक है, कि कैसे इंटरनेशनल अरेना में कॉपरेशन के थ्रू और ये यहाँ पर एक साइड इफेक्ट थ्योरी आती है। साइड इफेक्ट थ्योरी भी होती है और साथ ही साथ स्पिल इफेक्ट थ्योरी भी आती है। स्पिल इफेक्ट थ्योरी को हम लिबरलिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक्स, ठीक है। तो ये बात बेसिकली बात करते हैं कि जो स्ट्रगल ऑफ पावर होता है अमंग द सोवरेन स्टेट, ठीक है, फॉर द पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखता है रियलिस्टिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होता है ना, स्ट्रगल ऑफ पावर होता है अमंग द सोवरेन स्टेट, जैसे कि रशियन यूक्रेन वॉर चला अभी, ठीक है। ईरान एंड यूएसए के बीच में जो टेंशन चल रहे थे, इजराइल एंड पैलेस्टीनियन की बात करें, ठीक है, हमास जिसको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो बेसिकली स्ट्रगल ऑफ पावर ही तो है ये, ठीक है, अमंग सोवरेन स्टेट। पावर एंड अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन एंड लेजिटिमेशन मैंने बात की थी MPS 1 में, ठीक है, तो उसी से कनेक्टेड है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है। रियलिस्ट अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, वेयर सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड पावर आर प्राइमरी गोल्स, क्योंकि देखिए हर सोसाइटी, हर एक सोवरेन स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम पैरामाउंट होता है, ठीक है। नेशनल इंडिया का भी नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया इज एंगेजिंग विद अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरनेशनल अरेना में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट एंड कोऑपरेट करता है, बट इन द व्यूज ऑफ सिक्योरिंग एंड कंजर्विंग आर नेशनल इंटरेस्ट और म्यूचुअल नेशनल इंटरेस्ट की भी बात करें, ठीक है, थ्रू द आइड ऑफ डिप्लोमेसी एंड अदर मेडिएशन सिस्टम्स। तो प्राइमरी गोल होता है एवरी स्टेट का, वाइल मोरालिटी एंड आइडियलिज्म प्ले अ लिमिटेड रोल। अब मोरालिटी एंड आइडियलिज्म अलग से रोल आ गया। अब मैंने आपको मोरालिटी एंड एथिक्स की बात की है, मोरालिटी मोरल पॉलिटिक्स की बात हम गांधी जी के आइडियाज में भी करते हैं, और वहीं पे हम पावर पॉलिटिक्स की बात मैकियावेली की आइडियाज में करते हैं, मैकियावेली है हमारे, मॉर्गनथाउ है, जो डिवीजन ऑफ पावर को बताते हैं, वो भी रियलिस्टिक ही थे ये सब। और गांधी जी हमारे एक आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग में डिनोट करते हैं, जो मोरल की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं ना, आइडियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच, फीचर्स तो बताएंगे ना क्या है। तो स्टेट सेंट्रिक भी बोल सकते हैं, और स्टेट सेंट्रिसिज्म भी होता है, मतलब स्टेट को वो एट अ कोर लेवल पे स्टेट को रखते हैं, एंड इसके पेरिफेरी पे, इसके जो अदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो रखते हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्टर होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट, ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नॉन स्टेट एक्टर्स हैव ओनली अ सेकेंडरी रोल। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं जैसे, और नॉन स्टेट एक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके पेरिफेरी में होते हैं, बट कोर एस्पेक्ट क्या होता है, कंजर्विंग नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री और स्टेट। एनार्की इन द इंटरनेशनल सिस्टम, रियलिज्म में एनार्की को देखते हैं, क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक व्यू से देखें, जो अभी ये व्यू चल रहा है उस व्यू से देखें, तो ग्लोबल ऑर्डर में एनार्किज्म है, ठीक है। हेजीमनी की बात करते हैं, हेजीमनी के एक डायमेंशन में आप अनार्किज्म भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनार्किज्म, तो नो वर्ल्ड गवर्नमेंट कैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग लॉ ग्लोबली, देयरफॉर स्टेट मस्ट डिपेंड ऑन सेल्फ हेल्प फॉर सर्वाइवल की बात करते हैं, उसी को एनार्किज्म बोलते हैं। नेशनल इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया, नेशनल इंटरेस्ट गाइड करता है बेसिकली स्टेट की मॉरल पॉलिटिक्स को, मॉरल प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को, जैसे यूनाइटेड एंड रशिया का है इंडिया स्ट्रैटेजिक बैलेंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। अभी जिसकी इंडिया ने एक्सटेंड भी किया था, जो यूएनए की काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें रशिया पे एक्सटेंड लगाया गया था, ब्लैक लिस्ट किया गया था रशिया को। पावर पॉलिटिक्स की बात करें, पावर पॉलिटिक्स इन द व्यूज ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक पावर स्टेट की पोजीशन को ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिटरमाइन करती है। स्ट्रैटेजी राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड चाइना। अब स्ट्रैटेजिक राइवलरी क्यों हो रही है चाइना एंड यूएसए में? अब देखिए चाइना एंड यूएसए डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं करी, डायरेक्टली कोई वॉर में नहीं है, वो काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजिकली राइवलरी है, क्योंकि चाइना वांट टू हेजेमनाइज द वर्ल्ड एंड यूएसए इज ऑलरेडी इन अ हेजेमनी सिचुएशन। क्योंकि यूएसए का डॉलराइजेशन की बात करें, यूएसए की
FDI FFI की बात करें तो ऑलरेडी बहुत हाई है यूएसए का, उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बहुत हाई है. चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेकिंग द प्लेस ऑफ द यूएसए इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट. बैलेंस ऑफ पावर ऑफ कोर्स, अलायंस टू प्रिवेंट, हम अलायंस क्यों फॉर्म करते हैं. अब अलायंस से मेरे को एक आइडिया आ रहा है, नॉन अलाइन मूवमेंट. 1956 के समय में दो ब्लॉक्स आए थे. दिस ब्लॉक्स का एमर्ज किसके थ्रू हुए थे, आइडिया ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है. यूएसए का ब्लॉक था, रशिया का ब्लॉक था, ठीक है. तो ये जो ब्लॉक्स बन रहे थे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म में, उसी में जब नेहरू जी अपना नॉन अलाइन मूवमेंट लेके आए तो उसमें बेसिकली एनिलेशन का कॉन्सेप्ट आया था कि दे बेसिकली एनिलेटेड फ्रॉम दिस टू ब्लॉक्स बट दे हैव they separate alliances between the non-aligned countries like Indonesia, Ghana, Egypt, Malaysia, ये सब इसमें इंक्लूडेड थे. तो यही अलायंस की, जैसे कि नाटो हो गया, क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, ठीक है. और इसे नाम में भी डाल सकते हैं. ब्रिक्स भी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. एससीओ हो गया, एशियान, शार्क, है ना, दीज आर द थिंग्स. क्रिटिकल एनालिसिस बताना है तो हैंस मॉर्गन था कि पॉलिटिक्स में जब बात करते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर. तो सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द स्टेट बिहेवियर हो जाता है. कैंथ वेल्स फाउंडर ऑफ न्यू रियलिज्म है, ठीक है. तो वो बेसिकली वही बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन नेचर अनार्किक स्ट्रक्चर को इंटरनेशनल सिस्टम में एनफोर्स करता है. एच कार द 20 years क्राइसिस कैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि एक्सेसिव आइडियलिज्म एंड आर्ग्यूड द पावर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट रिमेन द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल. तो क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक्सेसिव आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. और वो रियलिज्म की बात कर रहे हो, कह रहे एक्सेसिव आइडियलिज्म इज नॉट गोइंग टू हेल्प द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राइट. स्ट्रेंथ देख लेंगे, वॉर को एक्सप्लेन करते हैं. अब आप ही बताइए, रियलिज्म के आइडिया से आप रहेंगे, जो प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रैग्मेटिक रहेंगे, जितना आप सोसाइटी को उसकी सोसाइटी और टू बी वाला सिचुएशन नहीं रहेगा, व्हाट सोसाइटी इज राइट नाउ वाले सिचुएशन में रहेंगे, तो आप बताइए आपको क्या क्या स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस पता चलेंगे. आपको बेसिकली पता चलेगा कि वॉर क्यों हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी राइवलरी क्या चल रही है, हम किसके साथ अपनी गठबंधन बनाएं, कैसे अलायंसेस को फॉर्म करें, राइट. अब ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की भी बात होती है. चाइना की देखिए, चाइना हमारे साथ ऑलरेडी इंटरनेशनल एरेना में ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन में है थ्रू द एससीओ, ब्रिक्स, G20, राइट. स्टिल चाइना इज ट्राइंग टू कैप्चर द टेरिटरी ऑफ इंडिया अनऑफिशियली, राइट. तो इसमें क्या हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी की भी, नेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है. रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसीज. अब हम रियलिस्टिक आइडिया से फॉरेन पॉलिसीज को देखेंगे, क्या न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में क्या पॉलिसीज लाई जा रही हैं, उसी को अडॉप्ट करेंगे स्ट्रैटेजिकली. तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटीग्रेशन को सोवरेन आइडिया को प्रिजर्व कर सकते हैं. यूज फॉर एनालिसिस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की बात हो, आप इसमें लिमिटेशंस पढ़ सकते हैं. नेगलेक्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंस्टीट्यूशंस. अब देखिए, अब हम इतने रियलिज्म में देखिए, एक्सेसिव रियलिज्म एंड एक्सेसिव आइडियलिज्म दोनों ही हार्मफुल होगा. आपको एक मिडिल स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी. यू कैन बी आइडियलिस्ट, लाइक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटलिज्म की आइडियोलॉजी से, जैसे पेरिस कॉन्फ्लिक्ट, क्योटो प्रोटोकॉल और रियो डी जेनेरियो, जितने भी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने आइडियलिस्टिक आइडिया लगाया ना कि कार्बन फुटप्रिंट को लगना है, कार्बन प्राइसिंग का आइडियोलॉजी होगा. नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात हुई, कार्बन प्राइसिंग की बात हुई, राइट. तो दीज आर द थिंग्स. बेसिकली फ्यूचरिस्टिक आइडिया है ना कि आपको नेट जीरो कार्बन करना है बाय द 2070. तो आइडियलिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी प्रोवाइड कर रहा है. और रियलिज्म क्या है, जो अभी ये प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशंस एग्जिस्ट हो रही है सोसाइटी में, उसी के हिसाब से आप फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आइडियोलॉजी आया है. तो फ्यूचरिस्टिक आइडिया पे बेस्ड है, बट इन द प्रेजेंट टाइम प्रॉब्लम्स, ठीक है. इसलिए हमारा पेपर ही इंटरनेशनल रिलेशंस, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, राइट. तो वही उसी पे हमारी बात हो रही है, उसकी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे भी हम बात कर रहे हैं. तो वही इंटरनेशनल लॉज एंड मोरालिटी अंडरस्टिमेट हो जाती है. एमएनसीज एंड एनजीओज जिस नॉन स्टेट एक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है. इसलिए अब डी ग्लोबलाइजेशन की भी बात हुई है. फिर उसके बाद न्यू ग्लोबलाइजेशन का भी आइडियोलॉजी एमर्ज हो सकती है, ठीक है. रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, जैसे कि देखिए रेलेवेंस पूछ रहा है ना मैंने. रशिया यूक्रेन वॉर, यूएसए चाइना स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन, इंडिया डिफेंसिव मॉडर्नाइजेशन, ठीक है. एंड क्वाड एंड ऑकस फॉर द अलायंस बिल्डिंग फॉर मेंटेन रीजनल बैलेंस के लिए, ठीक है. पावर पॉलिटिक्स एंड नेशनल इंटरेस्ट कंटिन्यू शेप ग्लोबल अफेयर्स. तो कंक्लूजन आपका उसी पे रहेगा.
हाईलाइटेड पार्ट को थोड़ा पढ़ देती हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रैटेजिक कंपटीशन रहेगा। वैल्यू एडिशन में मेरा पार्ट है कि जॉन एच मार्शमेयर्स ऑफेंसिव रियलिज्म की बात होती है। अब इंडिया इज वांटेड टू डू द डिफेंसिव ग्लोबलाइजेशन और डिफेंस ग्लोबलाइजेशन, द रशियन यूक्रेन वॉर, ये सब हो गए। तो ये देखिए, तो ये थोड़े सोफिसिस्ट काइंड ऑफ उधर के समय के ये थिंकर हैं। तो पहले पेलोशियन वॉर की हिस्ट्री बताते हैं, जब ये प्लेटो से पहले एंड सोक्रेटिस से पहले ही हुआ था। इनको मैकियावेली के मैंने प्रिंस में आपको पावर पॉलिटिक्स की बात की है, होप्स में लेवियाथन कैसे वो बात करते हैं। आप जस्ट ये सब तो बहुत बहुत कॉमन है। आप जस्ट यहाँ से मॉर्गन थाओ, वाल्स, कार एंड मिशर की ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करेंगे। लिविंग एग्जाम्पल देखिए ये दे दिया मैंने, न्यूक्लियर डिटरेंस का आइडियोलॉजी है, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ओके, सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड दीज आर द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो चलता रहता है, इंडिया पाकिस्तान वाटर डिस्प्यूट भी है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, ठीक है। हाँ, दीज आर द the basically the keywords which have to be mentioned in your answer. Power politics की मैंने बात की, क्लासिकल रियलिज्म इज लाइक अ नॉर्मल रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म की रियलिज्म की बात की, सेंटर स्टेट सेंट्रिसिज्म की बात की। अब ह्यूमन सिक्योरिटी में हम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। सिक्योरिटी डायलेमा हम देखने को मिलता है, पावर पॉलिटिक्स, सोवरेनिटी, स्ट्रेटेजी, ऑटोनॉमी, ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकली एनालाइज द मेजर अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन। अब क्या है मेजर अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन, मैंने इसको एक ब्रॉडर सेंस में इसको किया और इसको कैसे कवर किया मैंने इसमें जी क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकता है, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, मोस्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू रेडिकलिज्म। तो इसमें इसमें मुझे क्रिटिकली एनालाइज द मेजर अप्रोचेस, आप मेजर अप्रोच को आप रिप्लेस कर दीजिए किसी भी एक से, तो कोई भी एक पूछे और उसके बाद ये लग जाए अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन, आपका आंसर यही रहेगा जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि क्रिटिकली एनालाइज द मेजर को हटाइए, क्रिटिकली एनालाइज द रियलिज्म अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, हमने पढ़ लिया फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसको हटा देते हैं, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है, बीइंग कवर्ड। रियलिज्म, क्रिटिकली एनालाइज द रियलिज्म अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, अगेन मार्क्सिज्म अप्रोच टू इसमें, फेमिनिज्म अप्रोच टू IR, पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच टू IR एंड द न्यू रेडिकलिज्म ऑफ IR। मैंने सारे बहुत ही होलिस्टिक वे में एक ही क्वेश्चन में कितने अप्रोच कवर किए मैंने, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 ऑलरेडी कवर है, इसमें फिर से हम पढ़ लेंगे 7 अप्रोचेस। एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 7 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 7 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा वो हम देखेंगे, लेकिन आपका स्ट्रक्चरिंग पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो IR है तो बिहेवियर ऑफ स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स की ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात होती है, इसमें मैंने ये बता दिया। तो बेसिकली इनसाइट, यूनिक इनसाइट क्या देता है, इश्यूज सच एज, इश्यूज क्या होते हैं, पावर, बैलेंस ऑफ पावर, कॉपरेशन, इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, डिस्कोर्स एंड ग्लोबल जस्टिस की। तो रॉबर्ट W. कॉक्स बताते हैं कि थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्सन। जो भी थ्योरी बनाते हो किसी चीज के कोई पर्पस के लिए होता है, कोई किसी के लिए होता है। मेजर अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन, आई होप वी ऑलरेडी कवर द आइडिया ऑफ रियलिज्म, लेट्स सी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पावर एंड इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। थिंकर्स हमने देखिए ऑलरेडी कवर कर दिया, एग्जाम्पल्स कवर, कीवर्ड पावर पॉलिटिक्स। नाउ इट्स टाइम फॉर द लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म एम्फसाइजेस कॉपरेशन, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस तो आप समझ गए, क्योंकि लिबरलिज्म इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, ठीक है। तो इसी से हमारा रियलिज्म भी emerged हुआ है। आगे द पीस कैन बी अचीव थ्रू द डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल गवर्नेंस हमने पिछले क्लास में कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की बात की थी। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। इसी में आप ऐसे ब्रैकेट में करेंगे कॉस्मोपॉलिटिक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। थिंकर्स इमैनुएल कांट है, वुड्रो विल्सन है, रॉबर्ट क्यूहन है, उसमें आप ने का भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ने का एग्जांपल जैसे कि
जोसेफ ने है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, EU, ट्रेड यूनियन, IMF भी हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, जो कि एक ये बेसिकली NGOs ही काइंड ऑफ है, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। मार्क्सिज्म की थ्योरी अगेन रिलेटेड टू आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल डायलेक्टिक्स की बात करते हैं। कैपिटलिज्म, क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, इनइक्वालिटी बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज, रिच एंड द पुअर वन, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स, लेनिन एंड इमैनुअल वेलरस्टीन की बात हो रही है। ग्लोबल नॉर्थ साउथ की बात होती है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ इनइक्वालिटीज एंड इंटर डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं इसमें, है ना। समीर अमीर की डिपेंडेंसी थ्योरी ऑन हाउ डिपेंडेंसी रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड हाउ डिपेंडेंसी थ्योरी ऑल्सो रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक फेमस थिंकर आ जाते हैं, प्लिबिक, बेसिकली ही टॉकिंग अबाउट द हाउ the development is for the underdeveloped ones, development is for the underdeveloped, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी देखिए मैंने, समीर अमीर की डिपेंडेंसी थ्योरी है। फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी, फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो वही मेल डोमिनेटेड नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करती हैं। तो जेंडर इनक्वालिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन, पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग एंड सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं। तो थोड़े से थिंकर्स भी आपको पता होना चाहिए फेमिनिज्म में, एंड टिकनर एंड लॉय, आप इसे याद करें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 325 ऑन वुमेन एंड पीस एंड सिक्योरिटी के बाद जेंडर जस्टिस की बात होती है। पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आर्ग्यू दैट लैंग्वेज, डिस्कोर्स एंड नॉलेज शेप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आर्ग्यूज रिजेक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ को रिजेक्ट करते हैं, है ना। बेसिकली वो कहते हैं कि बस एक ही कोई डायमेंशन नहीं है यहाँ पर टू कनेक्ट द आइडिया ऑफ नो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यहाँ पर मैनी मोर डायमेंशंस है, राइट। डायमेंशन रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ लैंग्वेज, डिस्कोर्स, नॉलेज, है ना। जैसे कि रेमिटेंसेस की बात करते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में एक पहला ना टाइप हो जाता है कल्चरल डिप्लोमेसी। इसमें सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में के पॉप का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है इंडिया माइंड पे, उसका भी बात कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली दीज अदर डिस्कोर्स भी हैं, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये। न्यू रेडिकलिज्म, ठीक है, न्यू रेडिकल अप्रोच फोकस ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी, इंपीरियलिज्म, डिपेंडेंसी एंड अनइक्वल डेवलपमेंट। रेडिकलाइजेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं, आइडिया ऑफ रेडिकलाइजेशन, इंसर्जेंसी और पर से नक्सलिज्म, माओइज्म, लेनिनिज्म, ठीक है। ये ऑल रिलेटेड टू आइडिया ऑफ न्यू रेडिकलिज्म। तो यहाँ पर ये कंबाइन करते हैं मार्क्सिस्ट आइडिया विद द कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। समीर अमीन डिपेंडेंसी थ्योरी, रॉबर्ट कॉक्स, गैडन फ्रैंक की भी, एंड्रू ग्रैंड फ्रैंक इज ऑल्सो रिलेटेड टू आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। डेप्थ क्राइसिस, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अनइक्वल ग्लोबल ट्रेड। अब डेप्थ क्राइसिस की आइडिया मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, चाइना का रोड बेल्ट इनिशिएटिव, ठीक है। चाइना का लोन और कैसे डेप्थ डिप्लोमेसी, चाइना का लोन डिप्लोमेसी और डेप्थ डिप्लोमेसी की बात करें। चाइना का जो इंडियन ओशन में जो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की डिप्लोमेसी है, और इंडिया का काउंटर पार्ट क्या है, डायमंड ऑफ नेकलेस। इंडिया का काउंटर है ये, ठीक है, ये इंडिया का है और उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की डिप्लोमेसी है इंडियन ओशन में फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसी में मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारा बिम्स्टेक भी है, बिम्स्टेक, इसी से रिलेटेड हमारा ऑकस भी है, ठीक है। ठीक है, यहीं से मुझे इतना कुछ पता है। तो ये डेप्थ क्राइसिस है ना, ये लोन और डेप्थ डिप्लोमेसी ऑफ चाइना से कनेक्ट कर सकते हैं। रोल बेल्ट इनिशिएटिव ऑफ चाइना, चाइना कैसे अफ्रीकन नेशन में जाके उनको फंडिंग, बेसिकली अफ्रीकन वालों को क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है उनको, वो फंडिंग करते हैं और उनके रिसोर्सेज को चाइना कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली चाइना डाइवर्सिफाइंग कर रहा है अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। तो क्रिटिकल एनालिसिस आप सबको एक एक करके दे सकते हैं, ठीक है।
न्यू रेडिकलिज्म एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी बट ऑफन अंडरएस्टिमेट द रोल ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, यू नो। तो यहाँ पर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री rather than म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बस एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बट इट इज नॉट डायरेक्टली सेपरेटेड। यहाँ पर पढ़ लेना थोड़ा, ये वैल्यू एडिशन देख लेते हैं। रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, चाइना यूएसए चाइना की स्ट्रैटेजिक राइवलरी देख सकते हैं। क्लाइमेट नेगोशिएशन अंडर द सीओपी समिट्स हो जाते हैं। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाते हैं। मल्टी थ्योरेटिकल अप्रोच, ठीक है। दीज आर द थिंकर्स, ठीक है। इसमें तो थिंकर्स बहुत सारे हैं, देख लेना। समीर अमीन, फ्रैंक, these are the related to the idea of dependency theory, ठीक है। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट ones, these are the keywords. Next question, discuss the concept, process, dimension and impact of globalization on international relation. ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन तो हमने बहुत ही पढ़ लिए हैं, हर MPS एंड MPSCs की बात करें पेपर्स में, सारे डिसिप्लिन पेपर्स में पढ़ लिया है। इफ वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी के पेपर में भी पढ़ लिया है, BPSCs के पेपर में पढ़ लिया है। तो वही पूछ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन ही हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करनी है, उस ग्लोबलाइजेशन को कनेक्ट करना है थ्रू द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, डायमेंशन और इसके इम्पैक्ट इन द आइज ऑफ पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन, दोनों। तो ग्लोबलाइजेशन के में आप डिपेंडेंसी थ्योरी भी यूज कर सकते हैं ऑफ फ्रैंक एंड समीर अमीर, ठीक है। इसी में आप रियलिज्म की भी आइडियोलॉजी थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं ऑफ क्यूहेन एंड नेगी, तो यही है, ठीक है। कॉफी अनान के बारे में पता ही होगा। ग्लोबलाइजेशन को रिफर क्या करते हैं, इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी का फ्लो है, ठीक है। एंड ये बेसिकली ट्रांसनेशनल बाउंड्रीज की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड इन द कोल्ड वॉर ग्लोबलाइजेशन हैज बिकेम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, 1945 से खत्म होकर 1990 और 91 के समय डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR के बाद खत्म हुआ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए हमारा पहले ही कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देन प्रोसेस, डायमेंशन, देन डायमेंशन होगा नेक्स्ट पॉइंट। बॉडी का पार्ट है इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि वही है ट्रेड लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। लिंकेज की बात हो रही है, वर्ल्ड एज अ लिंकेज। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रोसेस में इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे वो इवॉल्व हुआ, तो वो बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है कि वन स्टेप से लास्ट स्टेप तक जो जितना भी ये चेंजेस हुआ, फिर उस चेंजेस को हम इसको टर्म दे रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये कैसे प्रोसेस हुआ, ठीक है। थ्रू द इकोनॉमिक लिबरलिज्म, हम कहते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन को थ्रू द लाइट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म देखते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस में देखते हैं, सोशली एंड कल्चरली वन में देखते हैं, एंड सम द आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस थ्रू, ठीक है, साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजी। तो रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स, क्योंकि ट्रांसनेशनलिज्म की बात हुई एज अ मार्केट, ठीक है। प्राइवेट फ्री मार्केट पॉलिसीज, प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया का, ठीक है। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी के समय 1971 में भी प्री ग्लोबलाइजेशन का एरा चला था, जिसमें उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर दिए थे। तो ये काइंड ऑफ इट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो हुए, इट इज बेसिकली अ काउंटर पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में आप एडवांसमेंट ऑफ AI देखेंगे, AI में जेमिनाई, कोपायलट, है ना, मेटावर्स के बारे में देखेंगे, और जेमिनाई, कोपायलट एंड ChatGPT सबसे फेमस वन, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट हैव एक्सेलरेटेड ग्लोबल कनेक्टिविटी, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हुआ है, कैपिटल एंड ग्लूज का रेमिटेंसेस शेयरिंग हुई है। डायमेंशंस क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, FDI, FFI का इनफ्लो, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात हुई है। इंटरनेशनल में यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स। ग्लोबल एंड कल्चरल डायमेंशन में आप इसमें सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात
करेंगे एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एजुकेशन, माइग्रेशन। तो इसमें पॉपुलैरिटी ऑफ योगा, जिसे आप देख रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी हमारे आर प्राइम मिनिस्टर किसी योगा को किसी बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे योगा के जरिए, कल्चरल डिप्लोमेसी के जरिए कनेक्टेडनेस ला रहे हैं। ठीक है, एक लीडरशिप का रोल ला रहे हैं। बॉलीवुड, ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म, के पॉप हो गया। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ के पॉप, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हमने देख लिया है। इम्पैक्ट क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है, ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्रेटर कल्चरल एक्सचेंज, मैंने बात की कल्चरल एक्सचेंज, माइग्रेशन की बात हो जाती है, माइग्रेशंस की बात करते हैं इसमें हम टूरिज्म की भी बात करते हैं, इसी में हम कल्चरल डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट हो जाते हैं। नेगेटिव क्या है, इनइक्वालिटी राइज कर रहे हैं, होमोजेनाइजेशन हो रहा है कल्चर का, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, पैंडेमिक्स एंड थ्रेट एंड ट्रांसनेशनल टेररिज्म भी आ रहा है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। क्रिटिकल एनालिसिस, इसमें ने एंड जोसेफ ने एंड क्यूहेन का एग्जाम्पल डालना है। एंटोनियो गिडेन डिस्क्राइब ग्लोबलाइजेशन एज अ इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस लिंकिंग डिस्टेंट सोसाइटीज। ठीक है, तो बेसिकली गिडेन ने ग्लोबलाइजेशन को इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस की तरह देखा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इमैनुअल वेलरस्टाइन, तो आपको देखिए गिडेन का एग्जाम्पल देना ही है जब आप आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन देंगे, क्योंकि गिडेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एंड ऑल्सो पैलेस्टीन की आइडिया ऑफ कोर एंड पेरिफेरी की मैंने बात की थी जब मैंने बोला था ह्यूमन स्टेट सेंट्रिसिज्म में, जब मैंने बताया था स्टेट इज एट द कोर एंड अदर एनजीओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट इज पेरिफेरी। ठीक है, स्ट्रेंथ वही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंटरनेशनल कॉपरेशन होते हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर एंड एजुकेशन एक्सपेंड करता है, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, सोवरेनिटी को वीकन करता है थ्रू द इंटरकनेक्टेडनेस से इन्फ्लुएंस आ जाता है बेसिकली, एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेंज अगर डिसरप्ट हुआ। अभी देखिए ईरान, बेसिकली ईरान ने किसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल कर लिया था, उससे सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट हुआ था। तो उसी से जब इंडिया के कंसर्न में हम देखते हैं कि इंडिया को अपने रिसोर्सों को अल्टरनेटिव आइडिया ऑफ अल्टरनेटिविज्म को भी लेना चाहिए, साथ ही साथ डी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करने चाहिए अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, ये वैल्यू एडिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पेरिस क्लाइमेट, डिजिटल इंडिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट, G20 प्रेसिडेंसी देखने को मिला था। ये दीज आर द थिंकर्स। कोफी अन्नान इज ऑल्सो गुड वन टू कोट इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, एंड हेल्ड इज ऑल्सो ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस इज द आइडिया ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी एंड कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिक्स की बात। दीज आर द की रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। रेलिवेंट एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं, आप इसमें से आप कुछ भी याद करके जस्ट कोड कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स जैसे हम पढ़ते हैं, LPG वंस, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसनेस, इंटरकनेक्टेडनेस, ग्लोबल गवर्नेंस, FDI, MNCs। ठीक है, 4 क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, इसमें हमें एनालाइज करना है इंडियाज रोल एंड चैलेंजेस इन चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें इंडियाज का क्या क्या रोल रहा है। तो देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हमें पहले कंपैरिजन करना है विद द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, विड्रो विल्सन बहुत ही फेमस इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एंड ऑल्सो हमें क्या करना है, इंडियाज रोल एंड चैलेंजेस क्या है उनके चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें। तो पहले हमें बताना है कि ग्लोबल ऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक है, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, 1991 के बाद ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये डिक्लाइन ऑफ बाइपोलैरिटी थी जो बिटवीन द यूएसए एंड USSR था, एंड इमरजेंस ऑफ न्यू पैटर्न ऑफ पावर, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म की बात होती है। एंड इट इज ऑल्सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्फोसिस एमरजेंस हुआ। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, एमरजेंस ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है,
तो वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड, नो नेशन कैन सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम अलोन। तो इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, क्लाइमेट समिट्स होते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एरियाज पे समिट्स किए जाते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली सिग्निफिकांस करता है चेंजिंग ग्लोबल सिस्टम मार्क्ड बाय एंड ऑफ कोल्ड वॉर, बाइपोलर राइवलरी, राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंटनेस, growing role of international organizations, emergence of new economy and strategic power, and shift towards multipolarity, ठीक है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है। फीचर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड एमर्जेंस ऑफ मल्टीपोलैरिटी। बेसिकली अमेरिकन यूनिपोलर डोमिनेंस को थोड़ा खत्म करते हैं, गल्फ वॉर स्टार्ट होता है, यूनिपोलैरिटी एंड होती है। तो इसमें क्या, कोलैप्स ऑफ सोल एंड द कोल्ड वॉर इनिशियली लीडिंग द अमेरिकन यूनिपोलर डोमिनेंस, इसलिए अमेरिकन हेजेमनी की भी बात होती है। राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी देख लिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील है, ठीक है। तो ब्राजील हो गए एंड यूरोपियन यूनियन हो गए। तो ये पावर ट्रांजिशंस की बात होती है, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबल गवर्नेंस की हमने बात कर ली। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में जैसे कि एमर्जेंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी चैलेंज, साइबर सिक्योरिटी हो गया, पैंडेमिक्स हो गए ना, डिजीज बेस्ड सिक्योरिटी जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड इमरजेंसी सिक्योरिटीज। नॉन ट्रेडिशनल मतलब जो पहले कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस प्रेजेंट थे, उसके बाद जो न्यू एमर्ज हुए हैं। जैसे न्यू एमर्ज तो साइबर सिक्योरिटी हुआ है, डिजिटल डिजिटल टेररिज्म की भी बात होती है, ठीक है। डिजिटली हाउ टेररिस्ट कैसे हैक कर लेते हैं, हैकिंग की, ठीक है। तो टेररिस्ट हैकिंग की बात होती है, ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। इंडियाज रोल इन चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, एमर्जिंग ग्लोबल पावर, ठीक है। वर्ल्ड फास्टर ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है। वॉइस इन ग्लोबल गवर्नेंस में बात करते हैं, वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ नेशंस की। G20 प्रेसिडेंसी, वासुदेव कुटुंबकम मोटो, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं इंडिया। स्टिमुलस एंगेजमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, क्वाड एंड ब्रिक्स, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो जाती है। फॉरेन पॉलिसी, मेंटेनिंग रिलेशन विद मल्टीपोलर ग्लोबल पावर। तो डाइवर्सिफाइंग द रिसोर्सेज, बेसिकली इंडिया का यही नेशनल इंटरेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को, अपने कनेक्शंस को, अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन नेशन, ठीक है। चैंपियन ऑफ ग्लोबल साउथ, तो यहीं पर ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी की भी बात होती है। इंडिया एडवोकेट इक्विटेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, है ना, एंड रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होता है जो। लीडरशिप इन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, मिशन लाइफ की बात की है इंडिया ने। क्रिटिकल एनालिसिस, हटिंगटन, सैमुअल पी हटिंगटन, रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। The post-Cold War conflict increasing lies after the civilizational differences rather than ideological rivalry, ठीक है। तो क्या था ये, rise from the civilizational differences था जो कोल्ड वॉर एंड हुआ था, rather than ideological थी पोस्ट कोल्ड। जोसेफ नेर emphasizes the soft power, क्यूहेन emphasizes the international institutions and cooperation। स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ता है, एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड होती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। चैलेंजेस क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न एंड टेररिज्म, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में रिफॉर्म्स एंड द मेजर पावर बैलेंसिंग, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो यूनिपोलर एंड बाइपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करेंगे, द आइडिया ऑफ न्यू ग्लोबल न्यू वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। कंक्लूजन हो गया, दीज आर द थिंकर्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंड 5 क्वेश्चन पे आ गए। तो एग्जामिन द इमर्जेंस ऑफ चाइना एज अ सुपर पावर, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो चाइना बेसिकली वांट टू बी टू हेजेमनाइज द वर्ल्ड, ठीक है। तो है कि चाइना हैज emerged वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल power 21st century due to the economic growth, military modernization and technological advancement, expanding diplomatic influences। तो चाइना में क्या क्या स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है चाइना के पास, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ठीक है। तो यही जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय डैंग जियांगपेंग इन 1978, चाइना ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम डेवलपिंग टू द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। एंड
बैलेंस ऑफ पावर, ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो हेनरी किसिंजर हैं, ठीक है। राइज ऑफ चाइना इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है। तो जितनी भी 21st सेंचुरी में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, इसका वन ऑफ एग्जाम्पल है चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एमरजेंस ऑफ चाइना से सुपर इकोनॉमिक राइज से हो सकते हैं, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म चाइना का देखा, एक्सपेक्ट लेट ग्रोथ एंड हैव मेड अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि लिथियम बैटरीज बनानी होती है किसी को, तो उस चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है बैटरी के लिए, ठीक है। इसलिए इंडिया अपना लिथियम बैटरी का इनिशिएटिव लेके आया है। इफ वी टॉक अबाउट द, जैसे कि ये जो हमारा क्रिसेंट की बात करते हैं, गोल्डन क्रिसेंट एंड द सलारदी उनी वाले एरिया में जो हम लिथियम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी चाइना का बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको रोड बेल्ट इनिशिएटिव भी बोलते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, पीपल लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, मॉडर्नाइजिंग द नवाल, एयर, साइबर एंड स्पेस कैपेबिलिटीज। साउथ चाइना सी में एक्सपेंशन हो रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम्स एंड हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट, हार्ड पावर की बात है ये। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, AI, एग्जाम्पल यूएवी, DDO नेविगेशन सिस्टम एंड चेंगेज लूनार मिशन, ठीक है, चेंगे लूनार मिशन। डिप्लोमेटिक ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस में हम बात कर लेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशंस, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें बेसिकली डीडॉलराइजेशन की ही बात हो रही है, इसमें सॉफ्ट पावर की है। इम्पैक्ट ऑफ क्या इम्पैक्ट होगा इनका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर में, तो शिफ्ट टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम में मर्ज होगा। स्ट्रैटेजिक राइवलरी विद यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इंटेंसिफाई कर देगा USA चाइना की स्ट्रैटेजिक राइवलरी को। रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट अलॉन्ग विद इंडिया चाइना बॉर्डर, गलवान वैली क्लैश देखा था जिसमें सिक्योरिटी डायलेमा देखने को मिला था ना। ग्लोबल इकोनॉमी इन्फ्लुएंस द रोड बेल्ट इनिशिएटिव, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। क्रिटिकल एनालिसिस में ऑफेंसिव रियलिज्म के आइडिया डाल सकते हैं, चाइना बेसिकली ऑफेंसिव रियलिज्म का करते हैं, एंड नी जूनियर का सॉफ्ट पावर कर सकते हैं, एंड एलिसन का आप नहीं भी डालेंगे चलेगा, लेकिन ये स्पेल थोड़े हो जाते हैं। थ्यूसी ट्रैप, जो बेसिकली कहता है वार्निंग दैट राइवलरी बिटवीन एन एस्टैब्लिश्ड पावर एंड राइजिंग पावर में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे चाइना ये दैट ट्रैप डिप्लोमेसी ही कर रहा है, दैट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चाइना का चल रहा है, फंडिंग करता है राइजिंग पावर को, एंड बेसिकली ही इज डूइंग द थ्यूसी डिमेस ट्रैप, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस सेम ही रहेंगे, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन कर लेना आप। ये थोड़ा रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, डैन जियांगपिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, रोड बेल्ट इनिशिएटिव, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, AIIB, ब्रिक्स, SCOs, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ताइवान स्ट्रेट टेंशंस, गलवान वैली क्लैश, हुई एंड 5G टेक्नोलॉजी चेंज, लूनार मिशन एंड BDO नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में मैंने आपको बात की था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड टाइबर का काउंटर पार्ट है इंडिया का, डायमंड ऑफ नेकलेस, जैसे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का में क्या क्या चाइना काउंटर पार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन रिजीम, क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन रिजीम इंटरनेशनल ट्रीटी थी, इंस्टीट्यूशन एग्रीमेंट था, डिजाइन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, तो टू प्रोमोट पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसलिए USA है ना ईरान पे ज़्यादा से ज़्यादा, ईरान को बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि USA हमेशा ईरान पे स्पाई रखता है और उसको हमेशा ऐसा कंसर्न होता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन तो डेवलप नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये जो टेंशंस देखने को मिलते हैं, वन ऑफ द रीजन इज दिस ये न्यूक्लियर वेपन डाइवर्सिफिकेशन। इट एमर्ज एज अ डिवास्टेटिंग यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एट द हिरोशिमा नागासाकी 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। तो वर्ल्ड हैज अचीव्ड ब्रिलियंस विदाउट विजडम, पावर विदाउट कॉन्शियस, ठीक है। तो ये ओमार एंड ब्रेडली ने कहा था। इवोल्यूशन क्या रहा, तो बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर एज 1945 से स्टार्ट हो गया था, हिरोशिमा में जब गिरा था, तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस की बात हुई थी। एटम फॉर पीस प्रोग्राम
तो विद डी एशेंस होवर ने प्रपोज किया था एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव टू एनकरेज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन। तो इंडिया का पॉलिसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी है 1970 में स्टैब्लिश हुई जो न्यूक्लियर सेफगार्ड्स एंड उसके प्रिंसिपल्स एंड सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी आया था जिसमें नॉन प्लोरिफिकेशन की बात हुई है और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात हुई है। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना और इंडिया भी है। ये 5 मेंबर्स ही लग रहे हैं, ठीक है। यूके को हटा के जर्मनी लगा देंगे तो यूएन के 5 मेंबर्स ही हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी की भी मैंने बात की है। तो प्रोहिबिट ऑल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन although it has not yet been entered into force, क्योंकि इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी सक्सेसफुली किया था, ठीक है। तो अदर इनिशिएटिव देख लेना, न्यू स्टार्ट ट्रीटी एनएसजी, ठीक है, एंड ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल्स हैं, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट स्ट्रैटेजिक राइवलरी हो जाएगा, जैसे कि यूएसए रशिया राइवलरी एंड यूएसए चाइना। तो जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक कंट्रीज हैं, नॉन न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक कंट्रीज है, उसमें भी टेंशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच। डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ द एनपीटी। तो बेसिकली कंट्रीज सच एज इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इजराइल आर्ग्यू दैट a non-proliferation treaty create a distinction between nuclears haves and have nots। बेसिक आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म भी लग रहा है इसमें। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, नॉन स्टेट एक्टर एंड न्यूक्लियर टेररिज्म बढ़ सकता है, लेक ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं आप, न्यूक्लियर डिटरेंस। जोसेफ रॉडब्लैट का नोबेल पीस प्राइज, लास्टिंग पीस रिक्वायर कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सिमलिंग का क्रेडिबल थ्रेट्स की बात करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है इसके, तो बेसिकली लिमिट कर सकता है वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन्स को, पीसफुल यूज है। बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक अलायंस की बात होती है, लाइवलीहुड ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स, कंक्लूजन लिख लेना। वैल्यू एडिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया एडवोकेट यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफाइड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी एंड सीटीबीटी वाला पढ़ा था ना, उसको इंडिया करता है, उसके बदले यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वेरीफाइड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। Although India is not a signatory of NPT and CBTPT, but allow the credible minimum deterrence policy and no first use वाला जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है। SDG मतलब India's commitment to responsible nuclear stewardship and align with the SDG 16 peace, justice and strong institutions, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे थिंकर्स। रेलिवेंट एग्जाम्पल्स में भर भर के रेलिवेंट एग्जाम्पल्स है, ठीक है, डाल देना आप इसमें। कुछ भी आपको 3-4 दिखे तो इजी वन डाल देना। इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये तो इजी है, इसमें आप डाल देना, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी लिखना है, क्योंकि एग्जाम आप इंडिया में दे रहे हैं, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये बता दिया कनेक्टेडनेस है 21st सेंचुरी में, ठीक है। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंटल इश्यूज को फोरफ्रंट में लाना। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात होती है। वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो नेटिव अमेरिकन प्रोवर्ड है, ठीक है। तो इसमें आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसी से बेस्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनवायरमेंट रिफर नेचुरल सराउंडिंग, सपोर्ट लाइफ इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ब्रुटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो डिफाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट की नीड्स को मीट कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसी को आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। रिलेशन क्या है एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स का? तो क्लाइमेट चेंज एज अ ग्लोबल पॉलिटिक्स इशू, ठीक है, जो बात होती है, कॉफी अनान ने भी कहा है, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो सिंगली सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है कंट्रीज को, रिक्वायर कलेक्टिव इंटरनेशनल एक्शन, दो ग्लोबल नेगोशिएशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस की बात करता है। पेरिस एग्रीमेंट एंड UNFCCC की बात करता है क्लाइमेट गवर्नेंस। ग्लोबल एनवायरमेंट गवर्नेंस
एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोमोट, जो बेसिकली ग्रीन डेवलपमेंट में इसमें यूएस रशिया का कार्बन प्राइसिंग की आइडिया है एंड कार्बन क्रेडिट का आइडिया है। इंडिया की बात करें, सेम रशिया का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये करंट एग्जांपल्स ही हैं जो न्यूज़पेपर से मिलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है उसके लिए, ठीक है। इंडिया का क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करता है इंडिया इज ऑल्सो टॉक अबाउट द मिशन लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। और इंडिया ऑल्सो टॉक अबाउट द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग के रिसोर्सेज की, जैसे कि इंडिया का कहना है कि डेवलप कंट्रीज ने ऑलरेडी एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करके अपना डेवलपमेंट कर लिया है, बट डेवलपिंग कंट्रीज को अभी दे हैव टू release the carbons to be get more developed in the process of developed। तो इंडिया बात करता है कि डेवलप ने अपना जितना उतना उनका नीड था, उन्होंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर लिया है। अब डेवलपिंग को आप कंस्ट्रेन नहीं कर सकते डेवलपिंग नेशंस को कि आप कार्बन रिलीज ही ना करें, क्योंकि अभी उनका डिमांड जितना उनका जितना उनका वांट है और जितना सप्लाई है वो मिक्स नहीं हो रहा। लेकिन इंडिया इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस की, ठीक है। सो कैंसल, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ ऑन लैंड 15 की आप कोट कर देना। वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जैसे इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट एंड जैसे कि हम इंटरस्टेट इंटरनेशनल की बात करते हैं। तो रिसोर्स स्कार्सिटी, वाटर स्टेट एंड क्लाइमेट इंड्यूस, critical evaluation of Brundtland Commissions and Ostrom की collective management of common resources and the Bilbridge की risk theory, society theory दे सकते हैं। ये हमने basically MPS 1 and 3 में भी कनेक्ट किया था। On the conclusion, in basically बहुत common है, common but differentiated responsibility and respective capabilities। ये इंडिया का था कि common है but differentiated responsibility and respective capabilities है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो सबको पता है, पेरिस एग्रीमेंट सबको पता है, इंटरनेशनल सोलर लाइन सबको, मिशन लाइफ एंड नेट जीरो कार्बन बाय 2070। एंड मैंने रशिया का आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी पढ़ाया, कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन प्राइसिंग की भी बात की, एंड सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तो ये सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कार्बन एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। दीज आर द थिंकर्स, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स भर के हैं, कीवर्ड्स हो गए, एंड वी आर गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस द नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो हमें नेचर करना है कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो यहाँ पर जो ये इकोनॉमिक रिलेशन है ये आपका चेंज होके यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशन भी बन सकता है, यही चेंज होके सोशल रिलेशन, सोशो कल्चरल रिलेशन, और आइडियोलॉजिकल रिलेशन जो साइकोलॉजिकल बेस्ड है। तो यहीं से आपके 4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो बस हमें पूछा है इकोनॉमिक रिलेशंस बताने हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस में। एग्जाम्पल क्या क्या देना है, रोल ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक की जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है। इकोनॉमिक इंटरेक्शन बताता है अमंग कंट्रीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ग्लोबलाइजेशन एरा है, इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंस कंट्रीज हैं। इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है। इंस्टीट्यूशन सच एज IMF, वर्ल्ड बैंक एंड द WTO प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रोमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे ग्लोबल गवर्नेंस की बात होती है, अब यहाँ पर हो रहा है आइडिया ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। Prosperity like peace must therefore be viewed as individual. Kofi Annan, very much famous
3-4 हमने कोटेशन कॉफी अनान के ही देख लिए हैं, उनका स्पेलिंग भी थोड़ा इजी है तो आप उसको याद कर सकते हैं एंड कोट कर सकते हैं एग्जाम में। तो इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आई थिंक इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें अगर थोड़ा डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू देना तो आप गांधी जी की पॉइंट ऑफ व्यू को कनेक्ट करते टू द आइडिया ऑफ एथिकल कंज्यूमरिज्म एंड एथिकल मटेरियलिज्म की भी बात कर सकते हैं। जब ये हमने जो लिमिटेशंस पढ़े थे ना ग्लोबलाइजेशन के, डिसएडवांटेजेस बेसिकली, तो उसमें ये आपको कनेक्ट कर सकते हैं आइडिया ऑफ एथिकल कंज्यूमरिज्म एंड एथिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। तो लिबरलिज्म ग्लोबलाइजेशन वेरी मच बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको बार बार नहीं पढ़ रहे। राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लाइक एमएनसीज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, ठीक है। तो एमएनसीज प्ले अ विटाल रोल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। जैसे बेंगलोर कंसिडर एज अ टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, वहाँ पर बहुत हैं। सेम गुड़गांव, नोएडा साइड भी यहाँ पर एमएनसीज बहुत देखने को मिलती है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्रू द आइडिया ऑफ यूरोपियन यूनियन, एशियन एंड आरईसीपी, रीजनलिज्म, डिजिटल नॉलेज इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स एंड ट्रांजेक्शंस एंड डिजिटल इकोनॉमी। मॉनेटरी फंड 1944 में ब्रिटन कमीशन से स्टैब्लिश हुआ था, प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी को। एक्सचेंज रेट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो कंट्रीज फेस कर रही है उसको बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स and technical assistance for infrastructure, poverty reduction, education, healthcare and sustainable development, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंस की बात हो रही है। और अगर हम IMF फाइनेंस असिस्टेंट की बात करें तो उसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो हम डेवलपमेंट फाइनेंस की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात होगी, तो ये आपको याद करना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्री एंड फेयर एंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है, ठीक है। तो ये ट्रेड लिबरलाइजेशन हो गया। क्रिटिकल एनालिसिस एडम स्मिथ की फ्री ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन, केनीज की ब्रिटन वुड्स सिस्टम, ठीक है, एम्फसाइजेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन टू एंश्योर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टिल्जिट की IMF एंड वर्ल्ड बैंक इम्पोजिंग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज, ठीक है। स्ट्रेंथ आपको पता है कोऑपरेशन से क्या होगा, चैलेंजेस एज वी नो दैट, कंक्लूजन्स, ठीक है। वैल्यू एडिशन, तो इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म इन IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ। दीज आर द जगदीश भागवती फ्री ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ये थिंकर है। एंड कोहेन की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेशन की बात कर सकते हैं। एंड द आइडिया रियलिज्म की आइडिया भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये हो गया हमारा RCEP एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का एग्जांपल 2018 का दे सकते हैं, एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये कीवर्ड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ठीक है। तो AI, टेक्नोलॉजी, contemporary international relations and kind of emerging challenges भी impose कर रही है। जैसे कि यहाँ पर हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री पावर और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, डिप्लोमेसी, ग्लोबल गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्री 4.0, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी की बात करते हैं जो मिलिट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है इन द स्टेट ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। साइंस इज ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ टू ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट, APJ अब्दुल कलाम की बात है। तो रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो टेक्नोलॉजिकल पावर एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को स्ट्रेंथन करता है डिफेंस कैपेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसे ब्रह्मा मिसाइल है इंडिया का, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल है,
साइबर वॉरफेयर है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट सर्विलांस है, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, सबमरीन्स हो गए, हाई पावर्ड सबमरीन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ब्राह्मो मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की जो बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस, तो एआई पावर ड्रोन्स हो गए, ऑटोनोमस वेपन्स, मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम, और इसी में आपका आएगा अनमेन्ड एरियल वेपन्स। इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर सकते हैं, 5G, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। डिजिटल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, विजुअल G20 एंड UN मीटिंग्स, ग्लोबल कॉपरेशन इन साइंस थ्रू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च, साइंटिफिक ऑपरेशन हो गया। इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, फास्टर कम्युनिकेशन हो जाती है, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, इनोवेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है, साइंटिफिक एंड हेल्थ रिसर्च भी हो जाते हैं, कलेक्टिवली एनहेंस हो जाता है, बेटर क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, वही साइबर वॉरफेयर एंड साइबर एस्पियोनेज, स्पाइंग सिस्टम, एस्पियोनेज इज अ स्पाइंग सिस्टम, घुसपैठिया वाला सिस्टम जो चलता है, एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग एआई, जैसे कि एआई से डीप फेक का कंसर्न होने स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डीप फेक हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को लग रहा है इन द डिजिटल जो हो ना, डिजिटल फुटप्रिंट होता है उसी में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी, बहुत भी करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ रहे हैं इन द आइज ऑफ एआई। टेक्नोलॉजिकल इनक्वालिटीज, डेवलपमेंट में मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स, मैंने बात की, जो ऑटोनॉमस लीथल वेपन्स, और जैसे कि अभी एक मूवी आई है अल्फा करके, आलिया भट्ट की है, और मैनी मोर एक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस। तो अल्फा मूवी बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, द लार्ज लीथल वॉरफेयर, रिस्क ऑफ ऑटोनोमस लीथल वेपन्स एंड वॉरफेयर। तो इसमें अल्फा का एग्जांपल दे सकते हैं। साइबर अटैक्स, एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है। अब जैसे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस, मेन इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व पॉलिटिक्स कैसे जनरेट होता है, थ्रू द मेलेनी एंड जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलेनी, एंड नरेंद्र मोदी जी का जो डीप फेक वीडियोस देखने को मिला था, उससे कितना मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट हुआ था। क्रिटिकल एनालिसिस, नेकाप सॉफ्ट पावर बताएंगे, कैशलेस का आप नेटवर्क सोसाइटी बताएंगे, सिवाट का वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, कंक्लूजन, ठीक है। एंड ये हरारी जो एआई एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का साइंस टेक्नोलॉजी एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए एआई हो गया, चैट जीपीटी एंड जनरेटिव एआई हो गए, जो इमेजेस जनरेट हो जाते हैं, राइट। अभी रिसेंटली जिबली स्टूडियो, जो जिबली फोटो काइंड ऑफ फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उससे देखिए कैसे ये जो एम्प्लॉयड बेस्ड जो जिबली स्टूडियो, तो जो जापान में थे पर्सन, वो बेसिकली वेरी फेमस फॉर द क्रिएशन ऑफ जिबली काइंड ऑफ फोटोज, कह रहे हैं कि इसको हमें सीखने में बहुत साल लगे, और वहीं ये एआई हमारे टैलेंट को रिप्लेस कर रहा है। तो यही एक एथिकल कंसर्न देखने को मिलता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इंडिया ए मिशन, 5G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर रेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, साइबर वॉरफेयर इन रशिया एंड यूक्रेन, G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोबोटिक आर्मी पर्सनल्स की भी बात हो रही है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है जो अल्फा है ना, अल्फा जो मूवी आई है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है, जिस लार्ज से एआई का मतलब बहुत ज़्यादा एआई इमर्ज हो रहा है सोसाइटी में और स्प्रेड हो रहा है। अब यही चैलेंजेस इम्पोज करेगा कि एथिकल यूज ऑफ एआई होगा कि नहीं होगा सोसाइटी में। जैसे आप नोबिता डोरेमोन का कार्टून देखते हैं ना, तो डोरेमोन कार्टून में भी जब नोबिता अपने फ्यूचर में जाता है, ठीक है, तो वो देखता है कि फ्यूचर कितना ही मैकेनिकल हो चुका है, कितना एआई बेस्ड हो चुका है, कितना रोबोटिक बेस्ड हो चुका है। तो यही आइडिया बता रहा है कि 21st सेंचुरी के बजाय 22nd सेंचुरी आएगा, कि नियर फ्यूचर आफ्टर मे बी 2050 के बाद, और नियर फ्यूचर 2030 थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा। बट अभी हम प्रेजेंट लेवल पे एआई का आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एआई, मैं ये कह रही हूँ कि एआई का एथिकल यूज होना चाहिए। एथिकल एंड मोरल यूज ऑफ एआई इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल गवर्नमेंट्स के लिए, एज वेल एज इंटरनेशनल और स्टेट लेवल एमर्ज, और ऑल्सो अगर बात करें तो ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पे भी हो जाएगा। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, देखिए वही बात हो रही थी, डिस्कस द डायमेंशन करना है, चैलेंज बताना है,
उसका रेलेवेंस बताएं 21st सेंचुरी में, ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी का पेपर भी था, अगर आपने मेरी इग्नू की सीरीज देखी होगी, ये आई थिंक MPSC 001 में, सॉरी 11 का पार्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी, और MGPE का भी 11 का भी पार्ट था ह्यूमन सिक्योरिटी, वही आई थिंक रिलेटेड द पीस कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब ये है, ह्यूमन सिक्योरिटी को कैसे आप बेसिकली कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स एंड फ्रीडम टू लिव विथ डिग्निटी। इसमें सेल्फ डिटर्मिनिज्म की भी आइडियोलॉजी आ जाती है, ठीक है। तो यही है, फियर, पॉवर्टी, डिजीज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक जो थ्योरी है वो ह्यूमन सेंट्रिक सिज्म की बात करता है, ह्यूमन सेंट्रिसिज्म। और वही जो हमने रियलिज्म की बात की थी, वो क्या बात कर रहा था, स्टेट सेंट्रिसिज्म की बात कर रहा था, ठीक है। बट ह्यूमन सिक्योरिटी इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सेंट्रिसिज्म, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। तो ये देखिए, यही जो फोकस करता है सिक्योरिटी फ्रॉम स्टेट टू इंडिविजुअल, ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच होता है। इसी को जब ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच, अब मैं कैसे बता रही हूँ, देखिए ट्रेडिशनल ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच में क्या था, सेंट्रिसिज्म आइडियोलॉजी थी। सेंटर एट द कोर में हमारा स्टेट था, और पेरिफेरी में हमारे इंडिविजुअल्स और उनके रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे, ठीक है। बट उसके अब ये क्या हुआ, ट्रेडिशनल के बाद हटा के जो कन्वेंशनल आई है, और हम टॉकिंग अबाउट कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी की बात करें, और ऊपर से करें मॉडर्न आइडियोलॉजी की बात, तो अब ये ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी बन चुकी है, ह्यूमन सेंट्रिक आइडियोलॉजी और ह्यूमन सेंट्रिसिज्म और ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, कोर में ह्यूमन रहता है और उसके पेरिफेरी में स्टेट रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा जब पूछेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, तो यहाँ पर बात करेंगे ट्रेडिशनल ह्यूमन सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ स्टेट सेंट्रिसिज्म, और ये डायग्राम बनाएंगे, एंड देन इट डेवलप टू द आइडिया ऑफ ह्यूमन सेंट्रिसिज्म, और उसको बताएंगे कि ह्यूमन एट द सेंटर एंड द स्टेट एट इट्स पेरिफेरी, ठीक है। और ये डायग्राम बनाएंगे एट इट्स पेरिफेरी, ठीक है। तो इतना कुछ पढ़ लिया, अब थोड़ा सा इस PDF से पढ़ते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी ये बताता है, ह्यूमन राइट वायलेशन कंसेप्ट गेन थ्रू द ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन सिक्योरिटी रिपोर्ट। कॉफी अनान का थोड़ा पढ़ लेना कि बैटल ऑफ पीस हैज टू फॉट ऑन अ टू फ्रंट, फर्स्ट इन द सिक्योरिटी फ्रंट एंड द सेकेंड इन द इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रंट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, वायलेंट थ्रेट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स की बात करते हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर क्या है, थ्रेट्स, जो वायलेंट थ्रेट्स हम फेस करते हैं, एंड नॉन वायलेंट थ्रेट्स हो जाएंगे फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, एंड फ्रीडम टू लिव विथ डिग्निटी, जो आप फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 में डाल सकते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी इज सेफ्टी फ्रॉम क्रॉनिक थ्रेट्स सच एज हंगर, डिजीज, डिप्रेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सडन डिस्ट्रप्शन इन पैटर्न ऑफ डेली लाइफ। तो ये पीपल सेंटर्ड सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। डायमेंशंस क्या है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में क्या होगा आपका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टेबल इनकम, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, लाइवलीहुड जनरेशन, ठीक है, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे PM आवास योजना इस काइंड ऑफ लाइवलीहुड जनरेशन थ्रू द घर देने का, ठीक है। MG नरेगा का प्रोग्राम जो है। फूड सिक्योरिटी गारंटीज एक्सेस टू सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड अफोर्डेबल फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो इंडिया का है, ठीक है, जिसमें सब्सिडाइज राशन की बात होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी, जैसे पैंडेमिक एंड इनएडुकेट हेल्थ केयर से हैं, तो इसलिए इसमें आप इंडिया की आइडियोलॉजी का आंसर, इसमें तो आप सब्सिडाइज राशन की बात कर सकते हैं, और राशन में इसमें आइडिया ऑफ अंत्योदय आ सकता है, अंत्योदय ऑन द आइडियाज ऑफ गांधी जी, एंड साथ में जो ये BPL एंड APL वाले राशन कार्ड्स होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। यस, तो इसमें हम बात करते हैं डिजीजेस, पैंडेमिक में इसमें आप इंडिया का आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड, हेल्थ कार्ड होता है ना, 5 लाख तक का आपको फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है।
और इसमें जेनरिक मेडिसिन की जो बात होती है, इसमें आप जन औषधि केंद्र, है ना, जहाँ पर आपको जेनरिक मेडिसिन मिलते हैं एट द लो कॉस्ट। और यहाँ पर आयुष्मान वाला भी हो जाता है। इन्वायरमेंट सिक्योरिटीज पता ही है, पॉल्यूशन से लेके नेचुरल डिजास्टर से लेके क्लाइमेट चेंज तक लेके, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो जाएगा। पर्सनल सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम वायलेंस, टेररिज्म, क्राइम, डोमेस्टिक अब्यूज, इसमें डिजिटल पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द डीफेक वाला कंसर्न आ जाएगा। कम्युनिटी सिक्योरिटी, सेफ गार्ड कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल हार्मनी एंड माइनॉरिटी राइट्स, इसमें आपको ना एथिकल डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे, एथिकल क्राइसिस, जिसमें एक एग्जांपल हो जाएगा मणिपुर का मेती कुकी एथनिक डिस्प्यूट्स। पॉलिटिकल सिक्योरिटी सबको पता है, ह्यूमन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड रूल ऑफ लॉ की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल की बात, डेमोक्रेसी वायलेशन की बात हो जाती है। तो ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी का? क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल पैंडमिक, मिस इन्फॉर्मेशन थ्रेट, माइग्रेशन, फोर्स माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस। अब देखिए इलीगल माइग्रेशन में आप डंकी मूवी यूज कर सकते हैं शाहरुख खान जी की, एंड तापसी पन्नू की। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कोविड-19 पैंडमिक, क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर्स हो जाएंगे। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो जाती है। रेलेवेंस क्या है 21st सेंचुरी में? तो इट कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी की बात होती है, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच की बात होती है, ह्यूमन सिक्योरिटी और पर से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एग्जांपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेड ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन एंड यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, सस्टेनेबल पीस की भी बात होती है। क्रिटिकल एनालिसिस, महबूबुल हक की आप बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, आर्ग्यू दैट द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन लाइज इन इट्स पीपल। ठीक है, यहीं पे अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच करेंगे, जिसमें वो कैपेबिलिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसी में आप है ना स्किल डेवलपमेंट में क्या बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के एरिया में सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर सकते हैं कि फार्मर्स को कैसे क्रॉपिंग सीजन्स एंड सिस्टम्स को लेकर समझाया जा रहा है। स्किल एंड इनोवेशन डेवलपमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट से लिंक कर सकते हैं। बैरी मुजेन broadened the concept of security by including economic security, societal, political and environmental dimensions। ठीक है, तो बेसिकली along military, तो मिलिट्री सिक्योरिटी की भी बात होती है। तो बैरी बुजान की बात कर लेना, अमर्त्य सेन की, एंड महबूबुल हक की। बेसिकली महबूबुल हक इज द आर्किटेक्चर ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, तो पीपल सेंटर्ड है, इंटीग्रेट सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, प्रोमोट ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट दोनों को कवर करता है, जैसे फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वॉर, एंड ऑल्सो फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी। एक्सेस करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। चैलेंजेस क्या है? ब्रॉड एंड डिफिकल्ट टू मेजर है ह्यूमन सिक्योरिटी, राइट, लिमिट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, अनइक्वल ग्लोबल डेवलपमेंट है, वीकेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट एंड एआई रिलेटेड रिस्क एंड इमर्जिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन। ठीक है, कंक्लूजन वही रहेगा, ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड वेलबींग ऑफ द एट द सेंटर रहेगा, क्योंकि वेलबींग क्या है ह्यूमन का, तो सेंटर पे रहेगा। स्टेट की जो जितने भी रिलेशंस होते हैं पर से गवर्नेंस होती है वो पेरिफेरी पर रहेगी। क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, थ्रेट्स, इनइक्वालिटीज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शनिज्म की अप्रोच लेके चलनी है। यूएन SDGs 2030, particularly SG1 no poverty, 2 zero hunger, 3 good health and well-being, 13 climate action, 16 peace, justice and strong institution, आयुष्मान भारत हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया, और मिशन लाइफ। ठीक है, तो ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच हो गया। महबूबुल हक, अमर्त्य सेन, बैरी बुजेन, कोफी अन्नान, गाल्टन की पॉजिटिव पीस। यस, गाल्टन इज वेरी मच फेमस इन द आइडिया ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें आप गाल्टन की पॉजिटिव पीस, नेगेटिव पीस, स्ट्रक्चरल पीस की बात कर सकते हैं। ठीक है, एनडीपी, 7 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। एंड सिक्योरिटी वांट फ्रीडम टू फ्रॉम फियर, ह्यूमन डेवलपमेंट,
नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है कि डिफाइन द नोशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये क्वेश्चन आया था। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन एक काइंड ऑफ अ मूवमेंट भी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट से लिंक्ड है, जैसे कि आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स, एथिकल मूवमेंट्स, ठीक है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट बताता है कि पीपल ऑफर right of a people to freely determine their political status, purpose and their economic, social, cultural development without external interference, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस है, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स की बात कर रहे हैं ये। तो वुड्रो विल्सन है, नो पीपल कैन बी फोर्स अंडर सोवरेनिटी अंडर विच इट डज नॉट विश टू लीव। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन बेसिकली ह्यूमनिस्टिक बेस्ड अप्रोच है, जिसमें राइट है पीपल का तो फ्रीली डिटरमाइन देयर पॉलिटिकल स्टेटस, pursue their economic, social and cultural development without external influence। इसमें भी people ह्यूमन ओरिएंटेड सोवरेनिटी की बात की, जैसे स्टेट ओरिएंटेड सोवरेनिटी होती है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ह्यूमन बेस्ड सोवरेनिटी की बात हो रही है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम वेदर इज फैमिली, सोसाइटी, पीयर ग्रुप्स और स्टेट, ठीक है। मीनिंग द नेशन और द पीपल हैव द सोवरेन राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड डेवलपमेंट पाथ, ठीक है। Antonio Gizzi's self-determination, legal right of the people to decide their own political destiny, sovereignty, nationalism, decolonization, इन सब की बात होती है। ऑटोनमी, लिबरल पर्सपेक्टिव में वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स डाल सकते हैं, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव में एला इंडन की ऑपरेस नेशन पोसेस द राइट टू। बेसिकली एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चंस में डाले हैं। यूनाइटेड नेशन पर्सपेक्टिव को यूएन चार्टर में आर्टिकल 1 एंड सब क्लॉज 2 में नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिकॉग्नाइज किया है यूएन चार्टर में, and UN General Assembly Resolution, International Covenant of Human Rights and United Nations Development of Human Rights की बात कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? यूरोपियन कॉलोनाइजेशन नेशनल सोवरेनिटी स्टैंडर्ड करता है, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, लेजिटिमेसी ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को करता है, डीकोलोनाइजेशन की बात होती है, इम्पीरियलिज्म, कंटिन्यू इन्फ्लुएंस डिबेट ऑन माइनॉरिटी राइट्स एंड स्टेटहुड। एग्जांपल्स, इंडिया का 1947 इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश का 1971 इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, साउथ सुडान एंड ईस्ट तिमोर का। चैलेंजेस क्या है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का चैलेंज है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉज, कश्मीर, कैटालोनिया, क्रीमिया में अभी देखेंगे, पैलेस्टाइन, इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, ऑटोनमी एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, अपोज एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन, सक्सेशन, जैसे रशिया इज ट्राइंग टू success the territory of Ukraine, Israel is trying to success the territory of Palestine or the Hamas, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बुशनान का है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, डिनाइल ऑफ राइट और कॉनिकल डोमिनेशन, इन सबको रिजेक्ट करता है आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है इन द मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो एस्पिरेशन ऑफ पीपल को रिकॉग्नाइज करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करता है। कंक्लूजन देख लेना आप, उसमें 14 क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंजेस टू नेशन स्टेट एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग हमने बात कर ही ली है अदर भी क्वेश्चन में। पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंजेस की बात कर लेना, इंटरनेशनल स्टेट पॉलिटिकल एडनिटी है, स्टेट एंड द नेशन लार्जली कंसाइड, सोवरेनिटी की बात होती है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एनजीओस, टेररिस्ट, सिविल सोसाइटीज़ की बात होती है, इंटरनेशनल टेररिज्म, 1911 अटैक की बात, ग्लोबल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज एंड पैंडेमिक्स, थिंकर्स, ये दोनों हैं कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। एंड रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में आपको पता है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, जिसमें है ना, इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। एशिया का एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक भी आ जाएगा इसी में। तो पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की बात होती है, इसमें आप बात करेंगे फ्री ट्रेड की, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की, रीजनल कंपटीशन और पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑपरेशंस की। मेजर ये मुझे बेसिकली बताना था कि मेजर रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग कौन है? यूरोपियन यूनियन, एशियान, फॉर्मली नोन एज नेफ्टा, जो कि फ्री ट्रेड अमंग द USA, कनाडा एंड मैक्सिको है। तो USMCA तो यहीं से आ रहा है, USA, कनाडा एंड मैक्सिको से ही बन रहा है ये, जो पहले उसको नेफ्टा बोलते थे। मार्कॉर्स, साउथ अमेरिकन कॉमन मार्केट है। सार्क एंड बिम्स्टेक प्रमोट रीजनल कॉर्पोरेशन साउथ एशिया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, जिसको सेफ्टा बोलते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया बाय मेंबरशिप, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो रीजनल
इकोनॉमिक ग्रुपिंग में है, और उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग फ्रॉम द IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इंपॉर्टेंस वही है, मार्केट एक्सपेंड करता है, स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक स्किल बढ़ाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एंड पीस एंड इंडिपेंडेंस होता है। बट वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट अनइक्वल करता है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड इम्बैलेंस एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। थिंकर्स देख लेना ये दोनों, हास एंड बेलासास। रीजनलिज्म, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्री ट्रेड, कस्टम यूनियंस, ठीक है, कॉमन मार्केट, इंटरडिपेंडेंट, ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो की ड्रिवन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉपरेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, ठीक है, बैलेंस ऑफ अलायंसेस की भी बात हो रही है। तो बेसिकली ये तो मेरा इंग्लिश मीडियम का PDF हो गया, मुझे आपको हिंदी मीडियम का भी PDF दिखा देना है, सो इट बी इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। वेट, राइट, तो हिंदी मीडियम का PDF ये, राइट। व्यू थंबनेल, ठीक है। तो ये देखिए, ये हिंदी मीडियम का सेम ही चीज़ है जो मैंने पढ़ाया आपको। ये हिंदी मीडियम का MPS का 002 का सेम, MPS 002 और MPS 102, बस न्यू पॉलिसी के अंदर। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताया था, रियलिज्म, यथार्थवादी, ठीक है। फिर इसी में मेरा सेकंड क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या था, ये था ना कि हमने कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रमुख दृष्टिकोण में कौन सा दृष्टिकोण देता है, यथार्थवाद, उदारवाद, यथार्थवाद, रियलिज्म, उदारवाद, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, नारीवाद, फेमिनिज्म, उत्तर आधुनिकतावाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म था, एंड नव उग्रवाद, मतलब उग्रवाद, नव उग्रवाद, न्यू रेडिकलिज्म की बात की थी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसमें मैंने देखिए पूरा भूमिका भी लिखी है, इसमें भी मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपको किस बॉडी स्ट्रक्चर में करना। भूमिका है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रमुख दृष्टिकोण में यथार्थवाद आया, प्रमुख विचारक कौन थे, उदाहरण क्या था, और इसकी क्या क्या मतलब क्या राजनीतिक शक्तियां बेसिकली था, उदारवाद में भी आएगा। सेम अगर मैंने थर्ड क्वेश्चन की बात करूं कि आपको स्ट्रक्चरिंग की बता रही हूँ कि मैंने हिंदी की भी स्ट्रक्चरिंग सेम ही रखी है जो मैंने इंग्लिश में रखी है, क्योंकि आंसर राइटिंग सेम होगा, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन था वैश्वीकरण की अवधारणा, ठीक है, प्रक्रिया, आयाम और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो मैंने इसमें भूमिका लिखी, इंट्रो, कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है, उदाहरण दिया मैंने, पृथ्वी अब पहले से कहीं अधिक परंपरा जुड़ी हुई है, मार्च मैकलुहान की थी। वे वैश्वीकरण की अवधारणा की बात की थी, तो वैश्वीकरण की अवधारणा। फिर मैं लिखूंगी इसको, ये मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं लिखूंगी वैश्वीकरण की, तो इसमें फिर आएगा मेरा वैश्वीकरण की प्रक्रिया, फिर आएगा वैश्वीकरण का आयाम, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विद वैश्वीकरण, फिर प्रभाव में मैं लिखूंगी नकारात्मक एंड सकारात्मक प्रभाव, उदारीकरण, निजीकरण, मुक्त व्यापार की बात कर ली मैंने। वैश्वीकरण के प्रमुख आयाम क्या है, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक तकनीकी आयाम, पर्यावरण आयाम। सकारात्मक प्रभाव लिखे मैंने अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण के प्रभाव में, एंड नकारात्मक प्रभाव लिखे। फिर समालोचनात्मक विश्लेषण मतलब क्रिटिकल एनालिसिस लिखा है, उसमें मैंने थिंकर्स दिए हैं, सकारात्मक पक्ष है, सीमाएं हैं, एंड निष्कर्ष भी दिया है, साथ ही साथ प्रमुख विचारक के मैंने ये दे दिए हैं। बेसिकली जो मेरा लास्ट वाला पार्ट होता है वैल्यू एडिशन एंड जो मैं एक साथ भी देती हूँ इसके थ्योरीज एंड थिंकर्स प्लस कीवर्ड, तो ये आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए हो जाते हैं। इसमें प्रासंगिक उदाहरण क्या होंगे, परीक्षा हेतु मुख्य शब्द क्या है, कीवर्ड्स फॉर द एग्जाम्स, राइट। एंड यहाँ पर हमारा न्यू आगे दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। तो यही मेरे को बताना था कि मैंने हिंदी मीडियम की भी PDF सेम ही रखी है कि ताकि दोनों को एफिशिएंसी बेस्ड रिवीजन हो जाए, नोट्स प्रोवाइड हो जाए। तो यहीं पे मेरा ये क्लास एंड होता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट इग्नू सीरीज, राइट, एंड मोर क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।